Hello aspirants, welcome to daily news analysis of September 14. So let's get started. सब ऐड हैं शुरू में. Let's see here. आपको पता है किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लीडर ये रशिया की विजिट पर हैं क्योंकि इनको आपस में थोड़ा सा ट्रेड करने की जरूरत है. दोनों का ही डिप्लोमेटिक आइसोलेशन चल रहा है वर्ल्ड ओवर. नॉर्थ कोरियन लीडर यहाँ से चाहते हैं फ्यूल, क्योंकि फ्यूल, फूड एज वेल एज टेक्नोलॉजी. ठीक है. रशियन लीडर्स को इस वक्त जरूरत है थोड़े से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की, बिकॉज यूक्रेन वॉर में ये लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं अब. एनीवे, तो दोनों का जो आप कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल अलायंस है, काफी स्ट्रांग होता जा रहा है. तो आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न जो पैसिफिक साइड है, ईस्टर्न यूरोप, उसमें कितना कुछ हो रहा है. आप चाइना, जो कि इसने कहा है कि रिलेशनशिप विदाउट लिमिट्स, रिमेंबर दिस वर्ड, रशिया चाइना रिलेशन में. ठीक है. देन कम्स नॉर्थ कोरिया, देन कम्स रशिया. दिस अलायंस इज लाइक कुछ भी हो जाए, कुछ भी टूट सकता है, बट ये तीन का अलायंस कभी नहीं टूट सकता. फिर अल्टीमेटली आई टोल्ड यू, जैसे से इंडिया यूएसए की तरफ जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान पाकिस्तान से एक आउटलेट रशिया भी चाहता है. और पाकिस्तान के साथ यूएस की वजह से ही ईरान, जिसको वर्ल्ड ओवर आइसोलेशन करके रखा है यूएस ने, वो भी कहीं ना कहीं ईरान, पाकिस्तान और चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का ग्रुप धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है. ईरान ऑल बिकॉज ऑफ यूएसए आइसोलेशन, राइट. रशिया again because of USA isolation. ठीक है. And same is the North Korea, again due to USA isolation. And same goes with China, जो यूएस के साथ इनकी ट्रेड वॉर चल रही है. ठीक है. चिप्स वगैरह पर अभी कंट्रोल लगाया गया है. ओके. और रही बात पाकिस्तान की, तो ये परेशान है अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है. तो वहां तालिबान का ही एक फैक्शन, जो कि अफगानिस्तान तालिबान मानता नहीं है कि हमारा है, बट इनफॉर्मली है उनका, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च कर रखे हैं यहाँ पे. तो पाकिस्तान खुद अपने आप से डिस्टर्ब है. एन इंपॉर्टेंट वरी फॉर इंडिया इज कि ये सारी कंट्री इंडिया के बैकयार्ड में है. ऑलराइट. तो यूएस से रिलेशन रखते टाइम इंडिया को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इतना ज्यादा पुश ना कर दें कि ये हमारे नेबरहुड में बैठी सारी कंट्रीज हमको ही हार्म पहुंचाएं ज्यादातर. ऑलराइट. क्योंकि जब हम कॉड में भी इन्वॉल्व होते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कॉड मेंबर्स में सिर्फ इंडिया ही एक कंट्री है जिसकी चाइना के साथ टेरिटोरियल बाउंड्री शेयर होती है. ऑलराइट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल ऑर्डर फिर से काफी हद तक चेंज हो रहा है, तो प्लीज आप अपना फोकस इन 5 कंट्रीज पे बना के रखिएगा. इस तरीके से अगर आप चीजें रिलेट कर पाएंगे एग्जाम में, तो वो शो करेगा कि यू आर नॉट जस्ट हैविंग द बुकिश नॉलेज, बट यू आर हैविंग समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, जो कि एक फॉरेन डिप्लोमेसी में जरूरत होती है या एक्सपेक्ट किया जाता है एस्पिरेंट से. ऑलराइट. सो लुक ओवर दिस अलायंस एंड मेन कल्प्रिट इज यूएसए. और ये जो उसका, आप कह सकते हो कि उसका जो डोमिनेंस है, चाहे वो आईएमएफ में हो, वर्ल्ड बैंक में हो, या डब्ल्यूटीओ में हो, ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स है ना, इनमें जो यूएसए का डोमिनेंस है, और इंक्लूडिंग यूएन, क्योंकि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर 5 है जिसमें से एक यूएस है. तो ये इन वजहों से जो इकोनॉमी को या इकोनॉमिक सैंक्शन को एज अ टूल यूज करता है, ये इस वजह से ये सब हो रहा है. ना आपने ईरान पे बेवजह सैंक्शन लगाए होते, जबकि उसने आपकी जो डील हुई थी न्यूक्लियर डील, उसके साथ कंप्लायंस किया था पूरा, फिर भी आपने उस पर सैंक्शन लगा दिए. तो ईरान को आपने कहीं ना कहीं पुश कर दिया कि अगर आपको एक आउटलेट चाहिए तो आप रशिया की तरफ जाइए, चाइना की तरफ जाइए. और चाइना ने ईरान के साथ 25 ईयर की डील भी साइन की है, स्ट्रेटेजिक डील. ऑलराइट. तो प्लीज इस तरीके से चीजों को समझिए और रिलेट करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, या इवन ऐसे भी अगर आएगा इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, तो वहां आपका बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगा, वहां आपका विजन काम आएगा कि आप किस तरीके से देखते हैं आज जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसको. राइट. तो चलिए अब न्यूज आर्टिकल्स देख लेते हैं फटाफट. रशिया हैज मैनेज टू ओवरकम सैंक्शंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल इम्पोज्ड बाय वेस्ट टू एक्सपैंड इट्स मिसाइल प्रोडक्शन, leaving Ukraine especially vulnerable to intensified attacks in the coming months. In addition to spending more than $40 billion providing weapons for Ukraine, the United States have made curbing Russia's military supply as a key part of strategy to support Kiev. Okay, तो ये जो सप्लाई कट किया था मिसाइल्स के पार्ट्स और टेक्नोलॉजीज में, उस वजह से ही कहीं ना कहीं रशिया को नॉर्थ कोरिया के पास जाना पड़ रहा है. बट समहाउ रशियन ऑफिशियल्स का मानना है कि हमने इस चीज को ओवरकम कर लिया है, हमने इसको काउंटरमैंट कर लिया है. नाउ लुक एट हियर. 2021 में तालिबान ने ओवरटेक किया था अफगानिस्तान को. ठीक है. आज तक किसी भी कंट्री ने इनको रिकग्नाइज नहीं किया है. सभी इस चीज को नापसंद करती हैं कि नहीं, हम ये तालिबान रूल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे.
बट फर्स्ट टाइम चाइना ने अपॉइंट किया है अपना एनवॉय काबुल में। और अगर नाउ रिमेंबर, अगर एक बार चाइना जैसी कंट्री ने रिकग्निशन दे दिया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। जो ऊपर पीछे मैंने आपको जो अलायंस बताया ना, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, या चाहे वो ईरान हो, रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर चाइना ने एक बार दे दिया तो फिर दूसरी कंट्री उतना हेजिटेट नहीं करेंगी। चलिए, तालिबान टुक पावर इन 2021। पहले तो प्राइम मिनिस्टर का नाम जान लीजिए, क्योंकि शायद आधी दुनिया जानती नहीं है। मोहम्मद हसन अखुंद, ठीक है। और इन्होंने अफगानिस्तान का नाम चेंज करके कर दिया था इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ऑलराइट, ना अब ये तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो अफगानिस्तान के जो भी एसेट्स थे अब्रॉड में, ठीक है, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो इंटरनेशनल लेवल के, या कोई भी कुछ परचेज करके रखा हो इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में, वो सब फ्रीज कर दिए गए। वो पैसा आज तक उसी में पड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे वो इंटरनेशनल एड के फॉर्म में भी आता था तो वो पैसा फ्रीज कर दिया गया है। Now, other nations and international delegations like Pakistan, European Union have sent senior diplomats to lead missions in Kabul, but they have taken on a charge d'affaires title, meaning that they are responsible for ambassador duties but do not formally hold role of ambassador. Okay, मतलब ड्यूटी तो एम्बेसडर ही कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो एम्बेसडर वाला टाइटल या रोल हेल्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फिर से कल कश्मीर में थोड़ा सा वायलेंस देखने को मिला है। तो आपको अगर कश्मीर पे क्वेश्चन मिलेगा गाइड, तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको हर हेडिंग में पता होना चाहिए, सोशल पार्ट में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट में, इकोनॉमिक पार्ट में, ऑलराइट, और दूसरा सिक्योरिटी पार्ट में। इन 4 हेडिंग के अंडर में अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स को अब तक इलेक्शन आप करवा नहीं पाए हो, लेकिन वो करना शायद जरूरी है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिक्स में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेट का जो स्टेटस हमने प्रॉमिस किया था कि इनको यूनियन टेरिटरी से वापस स्टेट का स्टेटस दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, आर्टिकल 370 हटने से इतनी फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई है कश्मीरियों की, जितना कि जो स्टेट का जो स्टेटस था वो डाउनग्रेड करने से हुई है। तो ये स्टेटस जल्द से जल्द देकर वहां पे इलेक्शन कराने की जरूरत है पॉलिटिक्स की फॉर्म। रही बात इकोनॉमी की, तो उसमें आप कोट कर सकते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पोर्ट ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है, रोडवे कम्युनिकेशन इंप्रूव किया जा रहा है, उस पर आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। दूसरा कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें आप कोट कर सकते हैं यूएई की तरफ से जो एक इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है। उसके बाद सोशल कंडीशंस में आप कुछ बातें लिख सकते हैं, ठीक है, कि चीजें इंप्रूव हुई हैं। बच्चों की एजुकेशन की बात की जाए, ठीक है, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, उसमें आप कोट कर सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना को, और प्रधानमंत्री दैट आयुष्मान भारत स्कीम को, ठीक है, काफी बेनिफिशियरीज हैं वहाँ भी। ऑलराइट, और सिक्योरिटी पार्ट में कि देखिए कुछ टाइम तक तो एक लुल देखने को मिला हमें इस चीज में कि काफी स्टोन पेल्टिंग तो रुक गई है, बट अल्टीमेटली रह रह के ये अटैक होते रहते हैं अभी भी, ठीक है। पुलवामा वाज द वन एंड दिस वाज द सेकंड। एंड सी किस लेवल के ऑफिसर्स खोए हमने, कर्नल, मेजर, डीएसपी, ओके। तो आप कश्मीर का क्वेश्चन अगर आपको तैयार करना है तो आप इसी के अराउंड कीजिएगा कि वहां पर क्या चेंजेस आए हैं और क्या चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं हमारे लिए, राइट। यहाँ पे कुछ लोकेशन है, आपको पता है कि यहाँ का ये थोड़ा सा एरिया तो थोड़ा पाकिस्तान ने अभी भी ले रखा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान ये रखना है बस कि ये बॉर्डर के बहुत नजदीक है, जैसे ये पीर पंजल हो गया, पूंछ सेक्टर हो गया, राजौरी हो गया, यहाँ पे होते हैं मोस्टली अटैक्स, ऑलराइट। तीसरा है अनंतनाग, ये है श्रीनगर जम्मू। तो श्रीनगर और जम्मू तो कैपिटल है, समर एंड विंटर कैपिटल, ये आपको पता ही होगा। ऑलराइट, यहाँ पे एयरफोर्स को C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि इसमें हमने कॉपरेशन करके किसके साथ बनाया है, स्पेन के साथ, राइट। तो ये सिर्फ डिफेंस को प्रोडक्शन वगैरह के उसमें आप कोट कर सकते हैं। और स्पेन के साथ ही हम लोग अपना प्रोजेक्ट 75I भी तैयार कर रहे हैं, राइट। इससे पहले प्रोजेक्ट 75 जो था वो हमने फ्रांस के साथ किया था, ठीक है, ये वाला हम स्पेन के साथ कर रहे हैं। यूएसए के साथ हम लोग वो इंजन वगैरह जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये सब डिफेंस कॉपरेशन के पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट चीज कि यहाँ पर बासमती राइस पर जो बैन लगाया था सरकार ने, प्रैक्टिकली वो बैन ही था। आपको ये कहा गया था कि $1200 से कम अगर कीमत पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली लॉस ये हो रहा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो ये कहने लगी हैं कि इंडिया के राइस की एक्सपोर्ट में यानी कि फॉरेन मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक देकर वो हमारे फार्मर्स से चीप प्राइस पर ले रही हैं। अब फार्मर्स कब तक स्टोर कर सकता है, एंड मेजोरिटी जो स्मॉल फार्मर है वो तो वैसे स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती उसके पास, तो उनको अल्टीमेटली फार्मर्स को लॉस हो रहा है, उनको चीप सेल करना पड़ रहा है। और फिर फॉरेन में जाके ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर अभी एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, तो ये लोग सिर्फ लेके क्यों, इनके पास होते हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेज, 500 600 एकड़ में मल्टीनेशनल कंपनीज के वेयर हाउसेज होते हैं। तो वो यहाँ पे किसानों से अब भी सस्ता लेकर ये दिखाकर कि देखिए, क्योंकि सरकार ने ये बैन लगा दिया है ना कि इससे कम कीमत पे आप नहीं बेचेंगे, तो फॉरेन मार्केट में इंडियन बासमती राइस की डिमांड ज्यादा नहीं है।
तो अब आपको बेचना है तो आप सस्ता बेचिए। तो फार्मर बेचारा चीप सेल कर रहा है, एमएनसीज के जो कंपनीज हैं इनके वेयर हाउस में स्टोर हो रहा है। अल्टीमेटली जब सरकार ये बैन हटा लेगी, और इसको रिव्यू करने वाले हैं ये लोग बैन को 15 अक्टूबर को, अगर कभी ये सरकार बैन हटा लेती है और फिर ये लोग अपना प्राइस बढ़ाकर फॉरेन मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? फार्मर का। आपने बैन लगा दिया, ये दिखाया कि फॉरेन में डिमांड नहीं है और किसान मजबूरी में सस्ता बेच रहा है, राइट। तो इस तरह की गलत पॉलिसीज अपनाती है सरकार, जो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को फेवर करती है और जो किसान है, जो आम आदमी है, उसको गलत करती है, ठीक है। अब इसके लिए, इसके पीछे सरकार ने लॉजिक क्या दिया था, दैट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बासमती राइस की जो अवेलेबिलिटी है डोमेस्टिक मार्केट में वो कम ना हो, ठीक है। हम एक्सपोर्ट थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो बासमती राइस इज नॉट द राइस ऑफ द पुअर्स। ये आप ना तो पीडीएस में देते हो, ना ही कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसको खरीदती है, ठीक है। तो ये तो पुअर का राइस है ही नहीं, जैसा कि किसानों की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, मेरी लैंग्वेज नहीं है, ओके। जो लॉजिक दे रहे हैं, तो ये बैन लगाना शायद गलत था, ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को फेवर करने के लिए ही है। नेक्स्ट, practically banning the basmati rice export price at less than 1200 per ton. APEDA been told to limit the issue of registration cum allocation certificate, mandatory for every transaction, only to shipments contracted above the floor price. Okay, $1,200 per ton floor price restriction for exports is to remain effective till 15 October 23. Okay, तो इसको रिव्यू किया जाएगा उस टाइम। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं कॉलेज के, इनके पास रेलेवेंट स्किल्स नहीं है कंपनी में, जैसी आज डिमांड है रेलेवेंट स्किल्स, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि फ्यूचरिस्टिक स्किल्स भी नहीं है, मतलब अब फ्यूचर आ रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा साइंस का, बट हम लोग आज तक पुराने कोर्स ही चला रहे हैं, ओके। प्रोग्रामिंग करना, टेस्टिंग करना, यही सब सिखा रहे हैं। तो आईआईटी बॉम्बे ने फाइनली एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, दैट इट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एज ए मैंडेटरी कोर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब जब क्वेश्चन स्किल्स पे लेकर आए, एम्प्लॉयमेंट को लेकर आए, तो वहां पर आपको अपने स्टैटिक पॉइंट्स को इन करंट अफेयर न्यूज से कनेक्ट करना होता है। वहां पे आप एक एरो लगाइए, लिखिए कि a right step has been taken in this direction by IIT Bombay, which have decided to introduce artificial intelligence and data science as a mandatory course for undergraduate students. ऑलराइट, जब तक आप वो स्टैटिक पार्ट की चीजें जो आप बुक से पढ़ते हो, उसको जब तक आप न्यूज़पेपर करंट से लिंक नहीं करोगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे मेंस में, ऑलराइट। दैट इज वन थिंग। नाउ बासमती वाले में आगे देखते हुए, minimum export price restriction would only benefit the large traders. They will cite low demand for our rice in the world market at this rate, forcing farmers to sell at whatever price they will offer. All right. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन को ना आप रोज मत पढ़िए, आई एम मॉनिटरिंग जो भी डायमेंशन आ रहे हैं, इसका मैं आपको मीन्स 450 में प्रॉपर लेक्चर दूंगा, ताकि हमारा काम है यार सिर्फ अपना यूपीएससी का एग्जाम निकालना, हमें सिर्फ मेंस में आंसर लिखना है, और इंटरव्यू में अच्छे से सारे डायमेंशंस पे हमारे पास व्यू होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ये दिन रात न्यूज़पेपर में कुछ भी लिखते रहें, इतना मॉनिटर मत करो, जो काम का है मैं बता देता हूँ। एंड सेकंड थिंग, इसमें एक बात जरूर नोटिस कीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत था कि रिटायर्ड प्रेसिडेंट, मतलब एक्स प्रेसिडेंट, वो एक पैनल को हेड कर रहे हैं जो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल इश्यू पे बना हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि इस पैनल बैठने वाले सभी लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज पर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्री नहीं करने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेसिडेंट ऑफिस का डेरोगेटरी देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, कि एक्स प्रेसिडेंट को हेड बनाया गया इसका। सरकार ने क्यों बनाया वो तो सरकार जाने, पर कहीं ना कहीं एज अ एक्स प्रेसिडेंट इनको डिनाई कर देना चाहिए था, ठीक है, वो ठीक नहीं था। एनीवे, नाउ यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने कुछ अच्छी चीजें रेकमेंड की है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, क्योंकि यही सब आप जो हमेशा हेट्रेड आती रहती है न्यूज में मदरसा के अगेंस्ट, मदरसा में ये होता है वो होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो स्टेप ये लोग ले रहे हैं ना, बस यही सब आप कोट कर दीजिए अपने उसमें, और आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाता है इन चीजों को लेकर। ऑलराइट, संस्कृत विल बी टॉट इन मदरसा इन उत्तराखंड दैट आर रजिस्टर्ड विद वक्फ बोर्ड, इट्स चेयरमैन सेड। He also promised to implement the NCERT syllabus in madrasa. Beside upgrading the infrastructure, the curriculum will be an amalgamation of scientific learning and Islamic studies. बस यही करने की जरूरत है मदरसा में, ना कि डायरेक्टली उनको बैन करने की, जैसा कि असम ने काफी नेगेटिव स्टेप लिया, ठीक है। और सिर्फ स्टेप ही नहीं लिया, इवन वहां के खुद चीफ मिनिस्टर काफी अगेंस्ट बोलते रहते हैं मदरसा के। और तो ये चीजें ऐसे हेट्रेड प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं है, आपको उनका कुरिकुलम रिफॉर्म करने की जरूरत है, और आपको उनको सरकार के रेगुलेशन में लाने की जरूरत है।
Alright, students will be able to learn both Sanskrit as well as Arabic along with English. All madrasa under Waqf board would have a uniform dress code with classes from 8 a.m. to 2 p.m. and a committee to survey all the madrasa in the state. We will appoint Sanskrit Acharya and Arabic teachers in our madrasa. There are 170 madrasa under Uttarakhand Waqf board. Alright? तो इस तरह के सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है आपको। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो ये नहीं कि आप पब्लिकली बस उसको डेरोगेट करते रहें बार बार। यहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट का कहना है विमेन शुड गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपको पता है ये 2019 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा विमेन एमपी बनी है अब तक की। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा विमेन एमपी हमें अब देखने को मिली है। तो चीजें इंप्रूव तो हो रही हैं। सेकंड थिंग इज कि एक विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल है जो ऑलमोस्ट 2 डेकेड से पेंडिंग है पार्लियामेंट में। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो 18 सितंबर से स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है उसमें शायद विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल पे बात हो सकती है। ओके ना, क्योंकि हमारे यहाँ विमेन को रिप्रेजेंटेशन मतलब विमेन को रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में हमने दिया हुआ है, बट एट द लेवल ऑफ 3rd tier, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज। बट एमपी और एमएलए की जब बात आती है तो हमने ऐसा कोई रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया है। So she said that women are performing excellently in every field, be it science and technology, defense or sports. अब remember this NEVA, okay, ये कुछ नहीं है, ये बस जो लेजिस्लेचर और इन सब की जो फंक्शनिंग होती है ना उसको पेपरलेस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन है। As part of Center's Digital India program, Gujarat has become 10th state assembly to go digital under NEVA. ठीक है, the goal of one nation one application होता रहता है, ये लोग को हर चीज वन नेशन वन दिस एंड दैट करने की आदत है। वुड ब्रिंग मोर स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गुजरात असेंबली। हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है ड्यूरिंग G20 समिट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हुआ है पहले से फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनर्जी सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये 2 चीज आप कोट कर सकते हो कि इंडिया सिर्फ एस्पायर ही नहीं कर रहा है, इंडिया स्टेप भी ले रहा है ग्लोबल लीडरशिप में। राइट, तो ये 2 चीज आप कोट कर सकते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, दूसरा हमारा एम्बिशन है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आ रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के अंडर में, ठीक है, इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लीडरशिप रोल ले सकें। ठीक है, इस पे भी वर्क कर रहे हैं हम। तो ये चीजें आपको दिखानी, और एक और ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस CDRI, ठीक है, इसमें भी इंडिया के पास एक अच्छा रोल है। राइट, तो ये दिखाता है कि इंडिया सिर्फ अब बातें नहीं कर रहा है ग्लोबल लीडरशिप की, वो स्टेप भी ले रहा है उस चीज के लिए। ठीक है, next, Ayushman Bharat insurance scheme get the golden card for cashless treatment. It created an Ayushman app to get card within minutes on mobile phone. तो ये सब आप डिजिटल इंडिया कैसे चीजों को आसान बना रहा है उसके रिगार्डिंग कोट कर सकते हो। यहाँ पर ये बात कास्ट सेंसस की, तो ये डिमांड कर रही हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट सेंसस होना चाहिए एंड होना भी चाहिए, क्योंकि जरूरी इसलिए है कि जब तक आपके पास एक प्रॉपर कास्ट का डेटा नहीं होगा, आप कोई भी पॉलिसी बना लीजिए, आप रिजर्वेशन दे लीजिए, चाहे आप कुछ कर लीजिए, वो नहीं आपको रिजल्ट दिखाएगा पहले, क्योंकि विदाउट डेटा आप कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते, बीट रिजर्वेशन और PDS और व्हाटएवर। राइट, तो कास्ट सेंसस तो होना जरूरी है, और वो आज नहीं तो कल होना ही है, सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो इसके काफी अगेंस्ट है। नाउ अब जब भी हमारे पास जुडिशरी की बात आती है, वो ऑलवेज टॉक कि जुडिशरी बहुत ही एडमेंट है, ये बहुत पीछे रह गई है डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल या आप कह सकते हो डिजिटाइजेशन को एम्ब्रेस करने में। ओके, क्योंकि आज भी जब केसेस जाते हैं ना तो उनकी लिस्टिंग जजेस करते हैं अपने हिसाब से, बिना ये देखे कि कौन सा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज थी जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसको चैलेंज किया गया था, इसकी सुनवाई की केस इन्होंने लिस्ट की जब इसको 3 साल हो चुके थे इस स्कीम को रन करते करते, और उसके बाद जुडिशरी ने प्रॉपर हियरिंग ना करते हुए सिर्फ इतना कहा कि अभी 3 साल से चल रहा है तो अब इसको रोका नहीं जा सकता। राइट, ये हुआ है। सेम विथ EWS रिजर्वेशन, 3 साल तक आपको टाइम नहीं मिला उसकी हियरिंग करने की, तब जाके आपने हियरिंग की जबकि वो इंप्लीमेंट हो चुका था सब जगह पूरा। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो केस का प्रायोरिटाइजेशन है ना, इसके लिए हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो बेटर होगा। From intelligent scheduling to prioritizing cases for hearing to using artificial intelligence on decision making for judges, ये सब कुछ रिफॉर्म्स हैं जो जुडिशरी में करने की जरूरत है। E-Court Phase 3 लॉन्च किया गया है इसके लिए। It aims to usher in the regime of maximum ease of justice by moving towards digital, online
and paperless courts through digitization of the entire court records. इवन रिकॉर्ड्स का भी डिजिटाइजेशन नहीं है। कई बार तो दूसरे स्टेट में सुनवाई चल रही होती है कोर्ट में और रेफरेंस सपोज की कहीं किसी जजमेंट का है तो उनको खबर ही नहीं है कि दूसरे स्टेट हाई कोर्ट ने इसी मैटर पे ऐसा जजमेंट दिया है। ओके, क्योंकि उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं है इनके पास। Next is phase 3 of the scheme will place emphasis on automating the registry's role in listing of cases. The issue of lack of uniform rules and transparency in the listing has been in spotlight in recent years. ठीक है, एक बार आपको याद होगा सारे बड़े जजेस मीडिया के सामने आ गए थे कि सरकार इंटरफेरेंस कर रही। उसमें यही था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे एलिगेशन लगाए थे कुछ जजेस ने कि ये केसों की जो लिस्टिंग हो रही ना कि कौन सा केस किस बेंच को जाएगा। आपको पता है कि वहाँ 34 अराउंड जजेस हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में और 2 से 3 जजेस की बेंच होती है जो अलग अलग केस में सुनवाई करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में जो केस जाने चाहिए उनकी लिस्टिंग ऐसे जजेस की बेंच पे की जा रही थी जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या जिनका एटीट्यूड उनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है। ये एलिगेशंस लगाए थे 5 जजेस ने आके मीडिया के सामने ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंटरफेरेंस है ये दिखता भी है क्योंकि हमारे एक जज जिन्होंने अयोध्या मैटर पे जजमेंट दिया था वो रिटायर हुए, उन्होंने राज्यसभा में सीट ले ली। ठीक है, जस्टिस मिश्रा। बाकी तो ये सब दिखता भी है कि हाँ जुडिशरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरफेरेंस तो है। नेक्स्ट है यहाँ पे निपा वायरस। इसके बारे में बस कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। जैसे पहली बात तो जूनोटिक डिसीज है, ठीक है, एनिमल से आता है और एनिमल्स के अलावा कंटेमिनेटेड फूड से भी आ सकता है जैसे ब्लड, सलाइवा, यूरिन। ठीक है, ये नेचुरल होस्ट माने जाते हैं फ्रूट बैट। ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है अगर इन्फेस्टेड फ्रूट है, जैसे फ्रूट पे अगर कभी बैट ने बाइट किया हो, ठीक है, डेट पाम पे, या एनिमल्स बैट से एनिमल में आया सपोज पिग में, और फिर अगर आप उसके टच में आ गए तो ये आपको हो सकता है। सिम्टम्स फीवर, हेडेक, एपिलेप्सी, और इंपॉर्टेंट थिंग इसकी इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, सिर्फ आप सपोर्टिव केयर दे सकते हो, बस इतना ही। ठीक है, तो ये केरल में बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा, इसकी आगे और बात करेंगे। यहाँ पे टीबी की बात है, टीबी पे मैं ऑलरेडी आपको एक फुल फ्लेजेड लेक्चर दे चुका हूँ, उसमें मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, तो जो न्यूज़ में आता है बार बार उसको सेम चीज़ को पढ़ने से कुछ होगा नहीं, अगर आपके पास उतना कंटेंट है कि आप अपना आंसर लिख सको। द वर्ल्ड इज नॉट ऑन कोर्स टुवर्ड्स एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस। The Lancet Commission on TB flagging concerns over the increase in the tuberculosis death for the first time in 20 years. डेथ कम होनी चाहिए बट उल्टा बढ़ रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हम लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें एलिमिनेट करना है टीबी को। नेक्स्ट इज there has been a deterioration in the rate of decline in TB mortality and 2/3 of the tuberculosis death occurred in just 8 countries, जिसमें इंडिया का बर्डन देखिए जरा, ये डेथ का बर्डन है, टीबी का बर्डन नहीं, डेथ का 33%, बहुत ज्यादा है। ओके, तो कोविड इम्पैक्ट की वजह से तो दिक्कत आई ही थी, बट उसके बाद भी कि हमारी जो एबिलिटी है ग्लोबल हेल्थ सिस्टम की टू प्रिवेंट, स्क्रीन एंड ट्रीट, ठीक है, उसने एस्टिमेट किया कि 1/3 ऑफ द पीपल वर अनडायग्नोज्ड एंड अनट्रीटेड इन 22। यानी कि हम कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे यहाँ इन लोगों को टीबी है तो उनको डायग्नोसिस की जरूरत है, हॉस्पिटल आना दूर की बात है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हॉस्पिटल्स कम है हमारे पास, पहले आप आइडेंटिफाई तो कर लो। ओके, और यहाँ पे एक टर्म है और ये मुझे आपको बताना है, एआई असिस्टेड चेस्ट एक्सरे टेक्नोलॉजी। ये संडे के द हिंदू से भी मैंने आपको एम्फेसाइज किया था कि इसको ध्यान रखिएगा, ये अर्ली रिकग्निशन में हमें हेल्प करता है। ठीक है, अर्ली रिकग्नाइज कर लेंगे तो अर्ली डायग्नोस्टिक भी कर लेंगे। अब याद कीजिए सुशांत सिंह का केस, ठीक है, क्या हुआ था, सिर्फ मीडिया ट्रायल चलता रहा महीनों तक, मीडिया ही अपने आप को जज समझ बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है पुलिस ब्रीफिंग टू द मीडिया अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम मस्ट नॉट रिजल्ट इन मीडिया ट्रायल। ओके, रिया चक्रवर्ती कल्प्रिट तो साबित नहीं हुई कभी, बट उसकी इमेज जो शैटर की मीडिया ने, वो कभी दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती। ओके, तो इसके लिए कुछ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है जो बैलेंस करे सभी कंसिडरेशन को। नेक्स्ट यहाँ पर एनजीटी ने कहा है कि देखिए ये जो लेक है, वैसे भोपाल लेक के बारे में, बट ये जो लेक्स वगैरह होते हैं ये लोगों के पीने के पानी के लिए वाटर सप्लाई करते हैं, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे मोटराइज बोट्स और ये सब मत चलाइए। ठीक है, लोगों के बेसिक राइट्स हैं ये उनको करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्पेन का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे एक बीच था, अब आप सोचिए कि बीच पब्लिक को बिलोंग करता है, राइट, पब्लिक का राइट है वहाँ पे आना, अपना जो भी करना है। ठीक है, बट वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसीज को हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने वहाँ पे लगा दी बढ़िया बेंचेस वगैरह और चार्ज लगाने शुरू कर दिए। ओके, तो वहां पर पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया था, क्या पब्लिक गुड जो है उसको लेके प्राइवेट वालों को दे रहे हो पैसे की वजह से, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अब हर चीज चार्जेबल है, तो वहां पे जो पब्लिक जो नहीं देना चाहती चार्ज वो आ नहीं सकती।
ठीक है, ये तो आउटराइटली आप पब्लिक गुड को सेल कर दिया आपने प्राइवेट वालों को, ये स्पेन में हुआ था। तो इस चीज के अगेंस्ट पब्लिक को असर्टिव होना जरूरी है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ भोपाल में था कि आप प्राइवेट एजेंसीज को दे देंगे कि आप मोटराइज बोट चलाइए, ये वो वगैरह वगैरह, बट अल्टीमेटली हार्म कौन होगा? पब्लिक। और दूसरा, सेकंड थिंग इज, एक तो पोर्टेबल वाटर का सोर्स तो है ही लेक, उसके अलावा 15 काइंड ऑफ फिश एंड वल्नरेबल एनिमल्स लाइक टर्टल, एम्फीबियंस, एडिक्वेट एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट, तो ये सब डिस्टर्ब होंगे तो अलग। तो हर चीज को सिर्फ बिजनेस के एंगल से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट, निपा केस के बारे में सिर्फ वो बातें जानेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम कैसे टैकल करें, ये सब बातें। ठीक है, इनकी डिटेल में मत जाना कि कैसे फंक्शन करता है, क्या है, वो सब नहीं पूछा जाता यार, यूपीएससी में नहीं आता ये सब। निपा इज ए जूनोटिक डिजीज। फर्स्ट थिंग, transmitted to humans from infected animals or contaminated food. It can also be transmitted directly from person to person. सिम्टम्स हैं वही कफ, सोर थ्रोट वगैरह, एंड सीवियर केसेस में ये याद रखिए एंसेफ्लाइटिस, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था मलेशिया में 98 में एंड सिंगापुर में 99 में। एनिमल होस्ट रिजर्वायर कौन सा होता है? फ्रूट बैट, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ओके, ये ट्रांसमिट करते हैं वायरस टू अदर एनिमल्स लाइक पिग, डॉग्स, कैट, goats, horses, and sheep. Nipah can spread to humans after close contact with infected animals or secretions. Human to human transmission is also possible through close contact. Remember this, okay? इस तरह के स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आपको दिए जाते हैं। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है निपा का। ओके, उसके अलावा ड्रॉपलेट से भी, जैसे अगर ये बैट या जानवर ने फ्रूट पे गिरा दिया, इसलिए फ्रूट लेते हैं तो उसको गर्म पानी में वॉश करने के बाद खाना जरूरी है। ठीक है, वॉश करना बहुत जरूरी है। एंड ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट 68% है, बहुत ज्यादा है, कोविड से तो कहीं ज्यादा। ऑपरेशन पोलो आपको पता होगा, हैदराबाद स्टेट के अगेंस्ट किया था इंडियन आर्मी ने। ठीक है, हैदराबाद उस वक्त का 17 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता था, जिसमें औरंगाबाद भी आता था महाराष्ट्र का और गुलबर्ग भी आता था फ्रॉम कर्नाटका। इट वॉज द रिचेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट दैट टाइम। द पॉपुलेशन वॉज मेजोरिटी हिंदू बट रूलर्स वर एंटायरली मुस्लिम्स। इट डिड नॉट हैव ए बॉर्डर विद पाकिस्तान, बट कहीं ना कहीं इनका थोड़ा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ था भी, और ये चाहते थे कि पाकिस्तान की मदद से कैसे भी हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही बना लें अपना हैदराबाद, राइट। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया था कि नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ। उसके पीछे उनका मोटिव ये था कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहेगा तब तक हम अपनी जो रजाकार फोर्सेस है हैदराबाद की, उसको और स्ट्रेंथन कर लेंगे। टू इंक्रीज इट इरेगुलर फोर्स ऑफ रजाकार which were led by Major General Al Adrous, the Arab commander. Razakars committed the excesses on ordinary people of Hyderabad. ठीक है, उनका पाकिस्तान की तरफ थोड़ा टिल्ट था बिकॉज पाकिस्तान की मदद से दे वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट कंट्री विद इन हार्ट ऑफ इंडिया, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाया। ओके, नेक्स्ट है सप्लाई चेन। अच्छा आर्टिकल है ये। The efforts to cut dependence on China-centric global supply chains, countries such as Vietnam have grabbed the China One headlines. ओके, तो इंडिया से ज्यादा कहीं ना कहीं वियतनाम को ज्यादा बेनिफिट हुआ ये जो चाइना वन एटीट्यूड लेकर आया है ना वर्ल्ड, कि हमें चाइना के अलावा भी एक सप्लाई बेस चाहिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। Okay, तो अब इसी में जो हम लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है G20 में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इट हैज पोटेंशियल टू मेक इंडिया एन एशियन हब इन ग्लोबल सप्लाई चेन। अब सब कुछ है आपके पास। ओके, आपके पास एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल रही है मिडिल ईस्ट से लेके यूरोपियन तक। ओके, अब भी अगर इंडिया ये सब नहीं कर पाएगा, ग्लोबल चेन से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो फिर कब होगा? ठीक है, अब तो वर्ल्ड भी आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो चाहते भी हैं कि हमें चाइना के अलावा भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। क्योंकि चाइना में हमेशा कंसर्न रहता है कि उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो वर्ल्ड ओवर सुनती भी नहीं है, तो वो कई बार बहुत रेगुलेशन टाइट कर देती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट, कंपनीज के अगेंस्ट। तो उनको एक वो फियर हमेशा रहता है चाइना में। तो फर्स्ट, व्हाट इज सप्लाई चेन? अब ऐसे बच्चों जैसे सवाल तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं करने चाहिए, बट अब आप लोग हो तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज सप्लाई चेन? सप्लाई चेन होती क्या है? इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे डिजाइन यूएसए में हो जाए, चिप की बात कर रहा हूं मैं, या आईफोन की बात कर लीजिए, डिजाइन वहां पर हो जाए, प्रोडक्शन चाइना में हो जाए, असेंबल इंडिया में आके हो जाए, मार्केटिंग सर्विस एक्टिविटी इंडिया में हो जाए, जिसे कहते हैं पूरी सप्लाई चेन। यानी कि एक प्रोडक्ट की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, असेंबली, मार्केटिंग, उसके बाद बैक एंड सर्विस, ये जितनी भी स्टेजेस होती है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बिखरी होती हैं। इसको कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। ओके, और जितना ज्यादा ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड होंगी ना, या एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होंगी, जितना ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा कंट्रीज का,
उतनी ही कम चांसेस हो जाते हैं वॉर के। ओके, ये बात याद रखिएगा। आज यूरोप दो वर्ल्ड वॉर लड़ा, उससे पहले भी हजारों साल लड़ा, बट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर का उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक यूरोपियन यूनियन बन के रहेंगे, हम एक कॉमन मार्केट बना के रखेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस लेवल का हुआ कि कभी लड़ाई के आसार दोबारा बने नहीं। ठीक है, यही बात हम पाकिस्तान को समझाते रहते हैं कि आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी लोकेशन ऐसी है कि हम सेंट्रल एशिया ईरान से गैस ऑयल वगैरह ले सकते हैं, आपको तो पैसा मिलेगा सिर्फ पाइपलाइन वहां से निकालने का। ठीक है, आप इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हुई है इंडिया के साथ, बट उसने इस्लाम और कश्मीर का चोला ऐसा पहन रखा है कि वो देख नहीं पाता उसके बियॉन्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में हो सकती है ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, कपड़ा कहीं बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और जाके हो रही है, फूड प्रोसेसिंग में, कंज्यूमर गुड में, या कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमेटिव, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। तो अब ये ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये चाइना से मूव क्यों कर रही है? पहला तो दे वांट टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन चाइना, क्योंकि सबसे पहले चाइना में लॉकडाउन लगा था। उस टाइम ऑटो पार्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तक सबका सप्लाई डिस्टर्ब हो गया था, तो वर्ल्ड ओवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को अफेक्ट हुआ था इंक्लूडिंग इंडिया। और सेकेंड इज, स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जैसे क्लोथिंग की, फुटवेयर की, ये मूव करना चाहती हैं लोअर कॉस्ट लोकेशन तक। ठीक है, क्योंकि चाइना में वेज राइज हो रहे हैं अब लोगों के। ठीक है, वो ज्यादा वेज डिमांड करने लगे हैं, उनका स्टैंड ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है तो। ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टर का कंसर्न है अबाउट टाइटर रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फर्म्स। ये चाइना में होता रहता है क्योंकि वहां है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो करती रहती है इस तरह की चीज। उसके बाद अगला रीजन है ट्रेड वॉर विथ यूएस, क्योंकि अब यूएस अपनी कंपनीज को मना कर रहा है कि आप ये जो एडवांस चिप्स है, इसकी जो टेक्नोलॉजी, ये आप ना तो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे ना चाइनीज के साथ शेयर करेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो ट्रेड वॉर चल रही है इस वजह से भी कंपनीज आती है, चलिए कोई डेमोक्रेटिक कंट्री ढूंढ लेते हैं। ओके, नाउ इट इज कॉस्टली टू शिफ्ट द सप्लाई चेन। बाय, पहले तो आपको न्यू प्लांट्स लगाने होंगे, जीरो से शुरू करना होगा। दूसरा, आपको वर्कर हायर करने होंगे और उनको फिर ट्रेन करना होगा उसके हिसाब से। जैसे हेडफोन बनाने तो आपको वर्कर्स को ट्रेन करना होगा एकदम जीरो से नई लोकेशन पे। और तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी का कंसर्न। Now, why India is being considered as an attractive supply chain hub? तो देखिए, पहले तो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज है, स्पेशली वियतनाम, ओके, मलेशिया, फिलीपींस, इन लोगों ने क्या किया है, इनके यहाँ लेबर्स के वेज काफी चीप थे। दूसरा, गवर्नमेंट ने फिजिकल इंसेंटिव दिया, लाइक कोई फॉरेन कंपनी आई, सस्ता लैंड अवेलेबल करा दिया उसको। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो गई। दूसरा, इन्होंने अपने लॉजिस्टिक्स इंप्रूव किए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ठीक है, कि जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है तो वहां से पोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉजिस्टिक की है, तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। और अगर आप हमारी ट्रेन की स्पीड की बात करेंगे ना, जो फ्राइट ट्रेन होती है, मालगाड़ी कहते हैं जिनको हम, कि उनकी स्पीड है ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, जबकि चाइना में उनकी मालगाड़ियों की ही स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना बहुत कम कर देता है चाइना में। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की पहले जरूरत है, तो उसी के लिए हम लोग लेकर आए ना अपना डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। ठीक है, दो दो लेकर आए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ठीक है, जो नोएडा से लेके मुंबई तक जाता है, और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। ठीक है, जो पंजाब की कोई जगह है, मैं भूल गया हूँ, पंजाब की कोई जगह है, वहां से लेके कोलकाता तक जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे मोटिव यही है कि हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो सपोज नोएडा में हो रही है, तो उसको एक्सपोर्ट करना है तो तेजी से हम मुंबई तक पहुंचा सके। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम दोनों रिड्यूस करना है हमें। नेक्स्ट, complementary Asian manufacturing hub to China by reaping gains from foreign technology transfer and creating value-adding jobs. Now this is seen, और ये ऐसा विजिबल है इंडिया में, जैसे आईफोन्स मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए हैं अब, राइट, और वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज अर्ली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एग्जांपल मर्सिडीज बेंज का एग्जांपल। दूसरा, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, इनका वो माइंड मत करना जो इनका वेदांता के साथ अलायंस टूटा है, मिलके इन्वेस्ट करने वाले थे पहले, वो भले ब्रेक हो गया हो, बट फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी खुद अपना अकेले प्लांट लगा रही है गुजरात में। ठीक है, तो हम चिप में मर्सिडीज बेंज यानी ऑटोमोबाइल, और उसके अलावा आईफोन्स, ठीक है, तो तीनों जगह पे विजिबल है रिजल्ट कि इंडिया भी हाँ अट्रैक्ट कर रहा है ग्लोबल फर्म्स को। नाउ इंडियाज अट्रैक्टिवनेस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो लिंक टू जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इंडिया ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है चाइना के अगेंस्ट, कि अभी फिलहाल आपको पीस चाहिए अपनी कंट्री में। ठीक है, क्योंकि ये वॉर जो होती है, वॉर ही नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, मणिपुर में जो हो रहा है उसने इंडिया की छवि काफी हद तक खराब की है वर्ल्ड ओवर। ठीक है, इसलिए नहीं कि मणिपुर में हुआ, इसलिए कि सरकार ने उसको छुपाए रखा, उसको इग्नोर करती रही, उसको दबाते रहे। ठीक है, उसी तरीके से जब आप लोग मतलब आप तो नहीं, बट मोस्टली क्या है कि कई रोड स्ट्रीट गाइड अप्रिशिएट करते हैं बुलडोजर कल्चर को। ठीक है, बट ये बहुत ही बेकार, बहुत ही नेगेटिव
एटीट्यूड प्रेजेंट करता है टू द इन्वेस्टर्स कि यार ऐसे देश में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर रूल ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं होता। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये बुलडोजर कल्चर इन्वेस्टर्स को डटर करेगा आपकी कंट्री में आने से। India could in future double its current 1.5% share of world export of intermediate goods. Intermediate goods वो होते हैं जो हम जैसे लैपटॉप बनाना है तो हम उसके अंदर लगने वाली सारी चीजें लेके आए फिर उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया। इंडियन सर्विस कैन ऑल्सो बी ए विनर लाइक बैक एंड ऑफिस हमारे बीपीओ वगैरह। ठीक है, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सब भी बेनिफिट करेंगे। देयर इज रिन्यूड एम्फेसिस ऑन द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्लरी ऑफ बायलैटरल डील्स, जो कि इंडिया तेजी से साइन कर रहा है दोबारा। जैसे इंडिया यूएई साइन हुआ था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आप इसको कोट करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ कंप्लीटली तो नहीं हो पाया बट फिर भी एक अर्ली हार्वेस्ट कर लिया है, मतलब कुछ कुछ मैटर्स जिन पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनको साइन कर लिया है। बट जल्द से जल्द अगर आप पूरा कंक्लूड कर लें फुल एफटीए तो अच्छा होगा। उसके अलावा नेगोशिएशंस चल रहे हैं हमारे इंडिया यूके के साथ जो कि साइन हो जाना है 1-2 महीने के अंदर, ऐसा दोनों यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था और इंडिया के भी। और ईयू इंडिया एफटीए वो भी प्रोसेस में है नेगोशिएशन। ठीक है, तो हमें चाहिए डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन गोइंग वेल बियॉन्ड इंडियाज प्रीवियस एफटीए विच फोकसेस सोनली ऑन ट्रेड इन गुड्स। ओके, पुराने जो एफटीए थे वो सारे गवर्नमेंट ने रद्द इसीलिए किए क्योंकि सिर्फ गुड्स पे फोकस कर रहे थे। हमें एक होलिस्टिक कंप्लीट चाहिए। Now, what India must do going forward? First, promotion of export oriented FDI, ओपन डोर पॉलिसी रखिए टुवर्ड्स एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो हमने रखी है। सबसे ज्यादा एफडीआई के लिए ओपन किए गए अगर तेजी से सभी सभी सेक्टर ऑलमोस्ट, तो वो इसी गवर्नमेंट ने किया है। एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एट हाई लेवल, आप फिजिकल इंसेंटिव दे सकते हैं फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी भी है कि आप उतने अच्छे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाएं। नेक्स्ट, लोकल कंपनीज यानी कि हमारी एमएसएमई, दे नीड स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज टू जॉइन ग्लोबल सप्लाई चेन, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको बेटर फॉरेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएं एंड देयर एबिलिटी टू स्पेंड मोर ऑन मार्केटिंग। भी कई स्मॉल इंडस्ट्रीज जो बहुत अच्छा बनाती हैं बट वो मार्केटिंग नहीं कर पाती हैं प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे से। नेक्स्ट इज बिजनेस स्ट्रेटेजीज लाइक मर्जर एक्विजिशंस एंड अलायंसेज विद मल्टीनेशनल्स एंड लार्ज लोकल बिजनेस हाउसेज आर रैशनल अप्रोच। क्योंकि आप तो एक स्मॉल इंडस्ट्री तो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती फॉरेन मार्केट में, कहीं ना कहीं अलायंस कर सकती है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में। बट कॉशन मस्ट बी एक्सरसाइज फॉर इंडियाज अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट चाइनाज स्टेट इंटरवेंशनिस्ट टेम्पलेट होलसेल। ठीक है, चाइना में स्टेट लेड डेवलपमेंट हुआ है, उतना नहीं चाहिए हमें क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म का इशू बहुत बनता है जो कि अडानी ग्रुप पे हमेशा एलिगेशन लगते रहती है कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है इनको। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपको माइन चाहिए उड़ीसा में, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फंडिंग दे दो, या जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पर फंडिंग दे दो और आपका काम करवा देगी सरकार। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म गलत होता है, ये पब्लिक के कंसर्न्स को साइड में कर देता है फिर। ओके, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वगैरह में अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने अब कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फर्म्स फंडिंग दे सकते हैं, जो कि बहुत गलत स्टेप था। ऑस्ट्रेलिया ने तो इसको बैन किया कि फॉरेन फंडिंग हम अलाउ नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी में, और उसी साल हमने अलाउ कर दिया उल्टा। नेक्स्ट इज बेटर टारगेटिंग ऑफ मल्टीनेशनल्स, हमें टारगेट करना चाहिए कि हमें किन कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। हमें ऐसी कंपनीज को करना है जो मैसिव जॉब प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जो आप कह सकते हो कि जिनमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती हो। ठीक है, लाइक फुटवेयर इंडस्ट्रीज, जैसे आगरा में एक कंपनी आई जर्मन कंपनी लगाने। ठीक है, इस तरह की ऐसी कंपनी नहीं करनी जो मोस्टली मशीनों के थ्रू काम करती हो, बट ऐसी चाहिए लेबर इंटेंसिव टाइप की। ठीक है, तो वी शुड टारगेट दैट एंड देयर शुड बी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जरूरी क्यों है, एग्जांपल फॉक्सकॉन वेदांता ग्रुप का प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें उन्होंने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने खुद कहा था कि हम मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहते थे बट सेंटर ने परमिशन नहीं दी, हमारी एप्लीकेशन होल्ड पे रखी। फिर जब हमने गुजरात में लगाने के लिए एग्री किया तब परमिशन क्लियर हुई। ठीक है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अगर किसी स्टेट में दूसरी पार्टी जीत के आ गई है तो आप वहां पे होने वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकें। तो बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जी, ये एग्जांपल लिखना मत एग्जाम में। ठीक है, ये सिर्फ आप लिख नहीं सकते ये सब, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इक्वली इंपॉर्टेंट इज अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन टर्शरी लेवल एजुकेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें आप वही एग्जांपल कोट करेंगे जो हमने पीछे देखा था कि अब आईआईटी ने ऐसे मैंडेटरी कोर्स लॉन्च किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में जो जरूरत है। तो अल्टीमेटली हमें अपने जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी क्वालिटी सुधारने की जरूरत है। अब दूसरा साउथ एशियन रीजन, क्या इंडिया कुछ ऐसा कर सकता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इन सब में भी इन्वेस्टमेंट आए? तो हाँ, कर सकता है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन साउथ एशिया विच वुड स्टेबलाइज द रीजन एंड इंक्रीज जॉब्स एंड मेक इट लेस वल्नरेबल टू चाइनीज एंटाइसमेंट। चाइना से फंड देता रहे, लोन देता रहे, बाद में उसको इंटरेस्ट सहित लेता रहे तो नेपाल के लिए वो नुकसानदायक है। बट अगर हम कुछ ऐसा कर सके उनके साथ कि चलिए हमारे यहाँ काफी सारी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग होती है
आप भी इसका पार्ट बनिए, ठीक है। हम अपनी कुछ कंपनीज को इंसेंटिवाइज करें कि आप नेपाल में इन्वेस्ट कीजिए, बांग्लादेश में कीजिए, श्रीलंका में कीजिए। जैसे श्रीलंका में अडानी ग्रुप ने विंड पावर प्रोजेक्ट में किया है, ठीक है। रिलायंस ने बांग्लादेश में किया हुआ है टेलीकॉम में। ओके, काफी सारी कंपनीज हमारी हाइड्रो पावर एनर्जी में नेपाल में इन्वेस्ट करती है। तो वो चीज अगर हम करेंगे ना, तो चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी कम, अब अपने आप कम होता जाएगा इन कंट्रीज में, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि हमें सिर्फ कर्ज में मत दबाओ, हमें सक्षम बनाओ। ओके, वर्क ऑन आवर कैपेसिटी बिल्डिंग टू इम्प्रूव। Next is outward foreign investment in labor intensive manufacturing। अगे वही कपड़ा, फुटवेयर एंड सो ऑन। तो हम भी अपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें इन कंट्रीज में, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका में, आउटवर्ड एफडीआई। इंडिया डायनेमिक स्टार्टअप कल्चर, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एंड फिनटेक कैपेसिटी, ये सब हम शेयर कर सकते हैं इन कंट्रीज से, ताकि वहां पे भी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे आए। फर्स्ट इज अपस्किलिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम इनटू मेक इन साउथ एशिया प्रोग्राम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके, फिजिकल इंसेंटिव्स टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सपैंड इनटू बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो वो कर रहे हैं। आप रिलायंस का एग्जांपल देंगे बांग्लादेश में, अडानी ग्रुप का देंगे श्रीलंका में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से एग्जांपल देंगे नेपाल में, और भूटान में भी दे सकते हैं। Second is India should conclude a comprehensive bilateral FTA with Bangladesh and upgrade the Indo-Sri Lanka FTA to support rule-based trade and investment. Okay, so it was wonderful article. यहाँ पे प्लीज ये जो बाढ़ आई हुई है लिबिया में, ठीक है, फ्लड्स, इसमें आप इस सिटी का नाम याद रखिएगा। ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है आजकल पे। पोर्ट सिटी ऑफ डेरना कहाँ पर है? लिबिया में। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए तैयार है। ये सब फालतू चीजें मत पढ़िए, जब 16 कमीशन आएगा तब हम देख लेंगे। बाकी सिर्फ आपको अगर जीएसटी में लेके एक पॉइंट को ऐसा याद रखना है, तो इतना याद रखिएगा कि पोस्ट जीएसटी जो अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे, इनकी फंडिंग में बहुत कमी आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि स्टेट पे ये लोग डिपेंड होते थे मोस्टली, क्या ये फंड देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि जीएसटी आने के बाद से स्टेट्स का शेयर टैक्स में खुद डिक्रीज हुआ है, तो इस वजह से इन बॉडीज को भी कम हुआ है। तो यहाँ पर आप एक सजेशन या रिकमेंडेशन जरूर देंगे कि जीएसटी में कुछ रिफॉर्म किए जाएं, और अर्बन लोकल बॉडीज एंड पीआरआईज का एक फिक्स शेयर कर दिया जाए जीएसटी में। स्टेट पे डिपेंड ना रखा जाए, उनको फिक्स शेयर लाइक से 3% या 5%, जो भी जीएसटी आएगा सेंटर के पास ओवरऑल, उसमें से इतना शेयर अर्बन लोकल बॉडीज एंड पीआरआई इंस्टीट्यूट्स को जाना चाहिए। दिस इज वन रिकमेंडेशन यू शुड रिमेंबर। बाकी ये सब इन्फ्लेशन ये सब चलता रहता नहीं, उसमें कभी कुछ बढ़ रहा है कभी घट रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पे बार बार मत पढ़िए, मैं इसको आपको इसको जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, एक ही बार में। ये सब यंग चेस प्लेयर, ये सब आप ये काम करेंगे। आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर देखा कीजिए आप, ये नहीं कि 3-3 घंटे हैं। कुछ बच्चे यार वो 3-3 घंटे खराब करते हैं न्यूज़पेपर में। आधे घंटे 1 घंटे का काम है, आप 3 घंटे मत खराब करो। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हो तो आप कभी 1 घंटे से ज्यादा स्पेंड नहीं करोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फिल्टर कर पाओगे कि मेरे काम का क्या है न्यूज़पेपर में, क्या नहीं। और अगर आपको नहीं पता है अभी तक, तो फिर आप दिन खराब करते रहोगे अपने न्यूज़पेपर में। एनीवे, यहाँ पर क्या है कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं ना। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी की बात जब हम करते हैं तो बात यही हो जाती है, जैसे डिस्कार्डेड लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, फोन्स वगैरह हैं, इनमें इनमें क्या होता है कि इनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। लिथियम यूज होता है, गोल्ड, कॉपर सब यूज होता है, ठीक है, सिल्वर, ये सब यूज होता है। तो जब जो डिस्कार्डेड टाइप की फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फेंक दिए जाते हैं, उनमें से ये वापस से निकाला जाए, रिकवर किया जाए, ठीक है, इसको कहते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी। तो बैटरी के लिए ये बहुत मैंडेटरी बनाया जा रहा है कि आप कम से कम 50% लिथियम को वापस से रीयूज करने लायक बनिए। तो इसी के लिए कुछ कंपनी से साइन भी किया है। ओके, एटलीस्ट 59 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकर्स दैट यूज लिथियम आयन बैटरीज have registered on an online portal operationalized by India's Apex Pollution Control Authority earlier this year. Producers registering on the portal are granted 5-year certificate as part of mandated process to facilitate the proper management of battery waste. ठीक है, इसको कहते हैं ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज पर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि ऐसा पूछा गया था पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि ईपीआर जो है वो किस एक्ट में आया है। तो उसका आंसर था ये अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह में, ठीक है, ई वेस्ट में। और प्लास्टिक वेस्ट में भी हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं। अब हमने बैटरी वेस्ट में भी अप्लाई किया है कि जो प्रोड्यूसर है इनके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डिस्कार्डेड बैटरीज को वापस से रिकलेक्ट करें और उसमें से जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको रिकवर करें। ओके, तो ये जो रूल्स आए हैं 22 में, प्रोड्यूसर्स ऑफ द बैटरीज कंटेनिंग लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड लेड must ensure environmentally sound management of waste batteries produced by them in the form of extended producer responsibility compliance
ईपीआर कंप्लायंस है बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो पॉल्यूटर है वही पे करेगा। यूरोपियन यूनियन की भी बात करें तो उन्होंने भी मैंडेटरी कर रखा है कि रिकवर मिनिमम ऑफ 50% लिथियम फ्रॉम एंड ऑफ बैटरीज बाय 27 टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर उज्ज्वला को कि सेंटर ने कुछ इतने करोड़ और अप्रूव करें 70 लाख कनेक्शन और देने का। बट अल्टीमेटली बात वही आ जाती है यार कि जब आपके पास इतनी रिपोर्ट्स हैं कि लोग एक बार ले तो लेते हैं बट रिफिल नहीं करा रहे हैं बिकॉज कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, उस पर वर्क करने की बजाय आप सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे, डजेंट मैटर, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन कुकिंग गैस प्राइसेस फॉर ऑल डोमेस्टिक कंज्यूमर बाय ₹2200 पर सिलेंडर, एक्सपेंडिंग दी बेनिफिशियरी बेस टू 10.35 करोड़। तो आप उज्ज्वला योजना को वैसे कोट कर सकते हो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट रीड दिस लाइन, प्राइस कट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कम अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स। तो ये जब आप वन नेशन वन इलेक्शन लिखेंगे ना तो उसमें आपको इस पॉइंट को कोट करना होगा कि ये जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं ना उससे कम से कम सरकार सीरियस होती है पब्लिक के कंसर्न को, कि आपको इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है तो सरकार कुछ स्टेप लेती है करने के लिए। अदरवाइज अगर आपने एक बार वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया तो फिर अगले 5 साल आप भरते रहिए टैक्स, गवर्नमेंट विल नॉट बी इंटरेस्टेड। और टैक्स ही क्यों, आप स्टूडेंट्स की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, इलेक्शन आएंगे उस साल आपके सारे एग्जाम टाइमली होने लगेंगे, अदरवाइज आपको बाकी के 4 साल डिले। फॉर एग्जाम्पल इन मध्य प्रदेश, ठीक है, 2018 के बाद से कोई एमपीपीएससी में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो बेटर है कि चलिए हर साल इलेक्शन ना हो वो ठीक है, लेकिन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि 2 बार करा लीजिए, एक बार लोकसभा के साथ 15 स्टेट्स के करा लीजिए, उसके बाद 2.5 साल बाद 15 स्टेट्स के करा लीजिए। 5 साल में 2 बार इलेक्शन होंगे ताकि वो बीच वाला जो इलेक्शन हो एक रियलिटी चेक हो गवर्नमेंट के लिए कि आपकी पॉलिसी सही जा रही है या नहीं। ऑलराइट, so that's it for this session. Thanks for joining, and I'm sorry that I got late to upload this video. Okay, we'll make sure from tomorrow it's on time. So thanks for joining. Have a great day and keep learning.